हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हसनपुर कहकर एक गांव में मंजरी अपनी बेटी 20 साल की ईशानी और 14 साल के बेटे सागर के साथ रहती थी। सागर स्कूल में पढ़ता था, वहीं ईशानी कॉलेज में। मंजरी गांव के स्टेशन के पास ठेले पर पूरी सब्जी बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। उसकी बेटी ईशानी कॉलेज से आने के बाद ठेले पर उसका हाथ बटाने आ जाती थी। अरे आ गई तू, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मत आया कर। ईशानी बिटिया, तू कॉलेज में पढ़कर थक जाती होगी, सुबह की निकलती है तू। हाँ, तू जा, घर जाकर आराम कर, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी घर, मुझे तो आपकी मदद करनी है, उसके लिए ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ ना, और आप मुझे मना नहीं कर सकती। चलिए, मैं आटा गूंद देती हूँ, आप गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल दो। तू ना कभी मेरी बात नहीं मानेगी, सच में। क्या करूं, जिद्दी और मेहनती हूं, बिल्कुल आपकी तरह। दरअसल मंजरी के पति सुभाष ने उसे जब सागर पेट में था तभी छोड़ दिया था और एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी, जिसका नाम यामिनी था। सुभाष और यामिनी अब उसी गांव में एक साथ रहते थे और अब सुभाष की एक बड़ी कपड़ों की दुकान भी थी। सुभाष के जाने के बाद मंजरी बहुत अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके आंसू ही उसकी हिम्मत बने और उसने हर एक मुश्किल को मात देकर पूरी सब्जी बेचकर अपने बच्चों को बड़ा किया। मंजरी का पूरी सब्जी ठेला कभी कभी तो बहुत अच्छा चलता था, तो कभी कभी हद से ज्यादा बुरी हालत में। गर्मी आ गई थी और तपती तेज गर्मी में ग्राहक आना भी बहुत कम हो चुके थे। इसीलिए जितने पैसे मंजरी रोजाना कमाती थी, उससे भी कम कमाने लगी थी। हे भगवान, अगर ऐसे ही रोज मेरी इतनी कम कमाई होती रही तो मैं क्या करूंगी। अगले दिन तो मंजरी की चप्पल ही टूट जाती है और उसके पास चप्पल को टाँके लगवाने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिस कारण वो दिन भर उस गर्म तवे समान तपती सड़क पर नंगे पैर खड़ी होकर पूरी सब्जी बेचती है। लेकिन उस दिन भी उसकी इतनी कमाई नहीं होती। शाम में जब वो घर आ जाती है, तभी उसकी बेटी ईशानी उसके छिले हुए पैर देख घबरा जाती है। हे भगवान, माँ, ये आपके पैरों को क्या हो गया? कहीं आप नंगे पैर? ये क्या, आपकी चप्पल तो टूट चुकी है। इसका मतलब आप दिन भर नंगे पैर ही खड़ी थी। क्या करती हो माँ अभी? आप मेरी चप्पल पहन लेती। हाँ, और फिर तू क्या पहनती? हाँ चल, ज्यादा चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। सागर, वो फर्स्ट एड बॉक्स देना। ये लो दीदी। माँ, कल से मैं भी आपके ठेले पर आपकी मदद करने आया करूँगा, ठीक है? चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर, बड़ा आया, मैं भी मदद करने आऊंगा। हाँ। ईशानी मंजरी के पैर पर ऑइंटमेंट लगा देती है, जिससे मंजरी को काफी हद तक राहत मिलती है। दिन गुजरते जाते हैं और मंजरी की कमाई में कोई सुधार नहीं आता। किराया ना भरने के कारण उसके घर मालिक उसके घर की बत्ती काट देते हैं और बेचारे मंजरी, ईशानी और सागर अंधेरे और गर्मी में ही रहने लगते हैं। माँ, अगले महीने में तो स्कूल की फीस भी भरनी है, वरना फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं देंगे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारी खुशियों पर। तुम दोनों चिंता मत करो, मुझे माफ कर दो बच्चों, मेरे कारण तुम दोनों को इतनी मुश्किलें सहनी पड़ रही हैं। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कल के कल ये बत्ती वापस ला कर रहूंगी। और सागर, तू भी बेफिक्र होकर पढ़ाई कर, मैं हूं ना, मैं तेरी फीस भर दूंगी। हाँ। अगले दिन मंजरी अपने बच्चों को बिना बताए ही अपने पास पड़े कुछ गहनों को बेचने निकल पड़ती है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ईशानी और सागर को पता चले कि मैंने गहने बेचे हैं तो वो दोनों मुझे बहुत चिल्लाएंगे, कहेंगे कि क्यों इतना बलिदान करती हो आप हमारे लिए। लेकिन उन दोनों को क्या पता कि उन दोनों के चेहरे की मुस्कान ही तो मेरे जीने का सहारा है। एक माँ अपने बच्चों की खुशी और उनकी सलामती के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर ये गहने तो कुछ भी नहीं है। मंजरी गहने बेचकर किराए के पैसे भरती है और सागर की स्कूल की फीस भी दे देती है। एक दिन मंजरी को एक शादी में पूरी सब्जी बनाने का ऑर्डर मिल जाता है, जहां ईशानी भी उसके साथ जाती है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो शादी उसके देवर यानी उसके पति सुभाष के छोटे भाई कुमार की है। वहां पर मंजरी की सौतन यामिनी आती है और वो उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे ओ बेवकूफ, 2 कौड़ी की पूरी सब्जी वाले, जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ, आज मेरे देवर की शादी है, समझे तू?
और ठीक से पूरियां तल, एकदम फूलनी चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है मेम साहब। माँ, आपने उस औरत की बातें क्यों सुन ली? मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसे इस खौलते तेल की कढ़ाई में फेंक कर फ्राई कर दूं। इडियट, नॉनसेंस कहीं की। अरे जाने दे ईशानी, उनके कर्म उनके पास, हमारे कर्म हमारे पास, और हमें बस अपने कर्म करते जाने हैं, उनके फल की चिंता नहीं करनी है। अच्छा और बुरा सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है। उस शादी में पूरी सब्जी बनाना मंजरी के लिए बहुत मुश्किल था। हर पल उसे इसी बात की सोचकर घबराहट महसूस हो रही थी कि कहीं उसका और सुभाष का सामना ना हो जाए, क्योंकि उसने सुभाष से बहुत प्यार किया था। लेकिन वक्त जल्दी बीत जाता है और मंजरी और ईशानी अपना काम निपटाकर वहां से चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद मंजरी एक जगह से गुजरते हुए एक बड़ा बोर्ड देखती है जिस पर किसी कुकिंग कंपटीशन का पोस्टर लगा होता है। मास्टर शेफ मॉम्स कुकिंग कंपटीशन, जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। मुझे तो इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही चाहिए। जीतूं या ना जीतूं वो सब तो भगवान भरोसे है, लेकिन ऐसे पूरी सब्जी बनाऊंगी कि खाने वाला 7 जन्मों तक याद रखेगा उसका स्वाद। मंजरी उस कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है और पूरी सब्जी बनाती है। उस साधारण एवं स्वादिष्ट पूरी सब्जी को खाकर बहुत से लोग प्रभावित हो जाते हैं और जजेस बहुत खुश हो जाते हैं, और मंजरी उस कंपटीशन को जीत जाती है और मास्टर शेफ मॉम ऑफ द ईयर बनती है। कंग्रेचुलेशंस मंजरी जी, आप बनती हैं मास्टर शेफ मॉम ऑफ द ईयर, और इस ट्रॉफी को आपके बच्चे ही आपको देंगे। आफ्टर ऑल ये कंपटीशन सभी माओं के लिए ही तो था। अरे वाह। सागर और ईशानी अपनी माँ को ट्रॉफी देते हैं। मंजरी की आंखें भर आती हैं और वो बहुत खुश थी। पूरा गांव उसके लिए तालियां बजाता है। इस जीत के बाद मंजरी उन पैसों से एक फूड स्टॉल खरीद लेती है और उसमें ही वो पूरी सब्जी बनाकर बेचने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ पूरी सब्जी बेचकर इतना सारा नाम कमाऊंगी और एक फूड स्टॉल खोल पाऊंगी, लेकिन भगवान जी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा ही दिया, क्योंकि आप इस मुकाम पर होना डिजर्व करती हो माँ। चलिए, अब आप फूड स्टॉल के एंट्रेंस पर खड़ी हो जाइए और हाथ में पूरी सब्जी की प्लेट पकड़ रखिए। हम आपके ऑनलाइन पेज का फोटोशूट कर रहे हैं, जिससे लोग आपकी पूरी सब्जी को ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स पर ऑर्डर कर सकते हैं। वाह वाह, थैंक यू बच्चों, मेरा इस सब में इतना साथ देने के लिए। सच में मैंने जिंदगी में बहुत कुछ गंवाया ज़रूर है, पर बहुत कुछ कमाया भी है। बहुत दर्द तो मिला है, लेकिन तुम दोनों जैसी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी भी मिली है। चलो चलो माँ, अभी आप इमोशनल हो जाओ और आपकी आंखों का नल बहना शुरू हो, हैं? उससे पहले फोटो शूट कर लेते हैं। हाँ। ईशानी और सागर मंजरी का फोटो शूट करते हैं। मंजरी अपने फूड स्टॉल पर अब 2 आदमी भी काम पर रख लेती है, जो डिलीवरी और बाकी का काम करते हैं, और इस तरह मंजरी अपने पूरी सब्जी फूड स्टॉल के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगती है और अपने जीवन में बहुत आगे जाती है। अनामिका की 2 बहुएं होती हैं, बड़ी बहू लावण्य और छोटी बहू कुसुम। कुसुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आई होती है, वहीं उसकी जेठानी लावण्य एक अमीर फैमिली से आई होती है, जिस कारण लावण्य अनामिका जी की लाडली बहू होती है। लावण्य बहू, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट मैंगो मिल्क शेक बनाया है, ये लो। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मेरा ना सर में पता नहीं कल रात से बहुत दर्द हो रहा है। पूरे 8 घंटों से भी ज़्यादा सोने के बाद भी मेरा सर दर्द गया ही नहीं है। क्या आप मेरे सर की मालिश कर सकती हैं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। ओह मम्मी, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। अनामिका बाम से लावण्या के सर की मालिश करती है। अनामिका को लगता है कि उसकी अमीर बहू उससे हमेशा साथ देगी। लालच में उसे बेचारी छोटी बहू कुसुम नजर ही नहीं आती, और वो एक के साथ हाथ तो दूसरी बहू के साथ लात सामान पेश करती। माँ जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं आराम कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? फिर रात को आपके और पापा जी का व्रत खाना भी बनाना है ना, और कल के भोग प्रसाद की तैयारी करके आज सबके ब्लैंकेट धोकर सुखाने हैं। ना ना, हरगिज नहीं, तू आराम बिल्कुल नहीं करेगी। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें तू नहीं करेगी तो क्या तेरी अम्मा करेगी? लेकिन माँ जी, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, तब तक जेठानी जी कर लेंगी ना जो बचा हुआ काम है। क्यों जेठानी जी? हाँ, काम, और वो भी मैं? मम्मी जी, ये क्या कह रही है?
ओ बहू, अरे कुसुम बहू, तू पगला गई है क्या? अरे ये तेरी जेठानी है, यानी कि दूसरी सास, और तू इसकी सेवा करने की जगह इस पे ही हुक्म चला रही है। तुझे ऐसा करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? और नहीं तो क्या। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वैकिन कुछ नहीं, अब एक शब्द नहीं, अपनी नींद को मार गोली और काम निपटा सारे। और खबरदार, जो मेरी लाडली बहू को कुछ काम कहा तो हाँ, बेवकूफ़ कहेंगी। बेचारी कुसुम बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और कामों को निपटाने लगती है। एक दिन लावण्या अनामिका को एक सहेली की पार्टी में ले जाती है। तभी अरे वाह लावण्या बहू, यहाँ पर तो सभी कितने सुंदर सुंदर और महंगे महंगे कपड़े और जेवरात पहने हुए आए हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ओह, अच्छा तो लगेगा ही यहाँ पर आकर। आखिर ये रईसों वाली पार्टी है, कोई गली का फंक्शन नहीं है ना? अरे हाँ हाँ बहू, बात तो तूने सही कही। ओह अच्छा मम्मी जी, ये लीजिए, आप मेरा पर्स और इस गिफ्ट बॉक्स को पकड़िए और यहीं खड़े रहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बहू। लावण्या अनामिका के हाथ में पर्स और गिफ्ट बॉक्स पकड़ाकर चली जाती है और अपनी फ्रेंड से बातचीत करने जाती है। अनामिका काफ़ी टाइम तक लावण्या के आने का इंतज़ार करती है, लेकिन लावण्या पार्टी ख़त्म होने के टाइम पर अनामिका के पास आती है और वो गिफ्ट बॉक्स अपनी सहेली के हाथों में थमाती है। लावण्या बहू, पिछले 2 घंटों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम आई ही नहीं। ओह आई एम सॉरी मम्मी जी, वो एक्चुअली कॉलेज के सारे फ्रेंड्स मिल गए और उनमें मैं घुल मिल गई, तो फिर वक्त का पता ही नहीं चला। अरे चल कोई बात नहीं, तू तो मेरी लाडली बहू है, तेरे लिए कुछ भी। ओह हाउ स्वीट मम्मी जी। एक दिन जब अनामिका को गुलाब जामुन खाने का मन करता है, तभी वो अपनी ये इच्छा लावण्या को बताती है। अरे लावण्या बहू, मुझे ना गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन कर रहा है। तू वो अपने फ़ोन से ऑनलाइन गुलाब जामुन मंगवा देना, उस बड़ी वाली मिष्ठान भंडार से। ओह ठीक है मम्मी जी, मैं मंगवाती हूँ। आप तब तक इंतज़ार करो ज़रा, मेरे कमरे की बेडशीट बदलकर उसमें थोड़ा सा ना झाड़ू लगा दीजिए। ओके, वो क्या है ना, कुसुम बाहर गई है इसीलिए, और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है बहू, मैं कर दूंगी, तू बस मेरे लिए गुलाब जामुन मंगवा दे। हाँ हाँ, मैं अभी कॉल करके ऑर्डर करवाती हूँ। अनामिका लावण्या के कमरे में जाकर बेडशीट बदलती है और वो उस कमरे में झाड़ू भी लगाती है। तब तक कुसुम आ जाती है और तभी अनामिका फिर से लावण्या के पास आकर उससे पूछती है। अरे लावण्या बहू, तूने दिया ऑर्डर गुलाब जामुन का? नहीं ना मम्मी जी, वो एक्चुअली बड़ी वाली मिष्ठान भंडार की दुकान ही बंद हो गई आज, इसीलिए। अरे ऐसी बात है क्या? जी हाँ, ऐसी बात है। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, मैं गुड़ चीनी खा लूंगी। कुसुम उन दोनों की बातें सुन लेती है और मन ही मन कहती है, जेठानी जी ने माँ जी से झूठ क्यों बोला? मैं अभी बाजार से ही तो आ रही हूँ और बड़ी वाली मिष्ठान भंडार की दुकान तो आज खुली हुई है। अगर मैंने कुछ कहा तो जेठानी जी या माँ जी दोनों में से कोई भी मुझे चिल्लाएंगे। उससे अच्छा है मैं शांत ही बैठी रहूँ, वही सही रहेगा। कुसुम देखती है कि अनामिका उदास होकर अपने कमरे में बैठी है। माँ जी को गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है और आज उन्हें वो खाने को मिला नहीं, इसीलिए वो उदास है। कोई बात नहीं, अभी वो सोच आएंगी, जब तक मैं उनके लिए अपने हाथों से गुलाब जामुन बना देती हूँ। वैसे भी घर में गुलाब जामुन का आटा तो है ही। जब अनामिका सो जाती है तभी कुसुम गुलाब जामुन बनाती है और जब अनामिका सोकर उठती है तभी कुसुम उसे गुलाब जामुन देने के लिए जाती है। और तभी अरे ओ करम जली, मुझे तेरे हाथ के बने ये गुलाब जामुन नहीं खाने हैं, मुझे वो बड़ी मिष्ठान भंडार की दुकान के गुलाब जामुन ही खाने हैं। ले जा इन्हें और खुद ही खानी बैठ अपने गरीबों वाले गुलाब जामुन। लेकिन माँ जी। ओह, मम्मी जी ने कहा ना ले जाओ तो ले जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? एक बार में कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या? कोई इडियट। बेचारी कुसुम इतने प्यार से बनाए हुए गुलाब जामुन फिर से ले जाती है। एक दिन जब लावण्या और अनामिका दोनों लावण्या की एक सहेली के घर जाते हैं तभी वहां उसके घर में सिलेंडर लीक होने का कारण आग लग जाती है और उसके घर वाले अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अनामिका अंदर ही फंस कर रह जाती है और अनामिका के चारों ओर आग लगी होती है। ओ लावण्या, तेरी सास को बचा, वो आग में जल जाएंगी। तू अकेली कैसे आ रही है? उन्हें भी लेकर आ।
नहीं टीना, रहने दे उस बुढ़िया को, जलने दे, मुझे अपनी जान प्यारी है। अनामिका ये सब सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। बचाओ, कोई है? अरे बचाओ, मुझे बचाओ, लावण्या बहू, लावण्या बहू बचाओ मुझे। लावण्या तो अपनी जान बचाकर भाग जाती है। तभी लावण्या की सहेली अनामिका को बचाकर हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल का बिल आने के बाद लावण्या कहती है, मैं क्यों बिल भरूं? मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, मैं तो चलिए। लेकिन जेठानी जी रुकिए तो। लावण्या वहां से चली जाती है और अंत में कुसुम ही अपने गहने बेचकर अनामिका के उपचार करती है और अनामिका सही सलामत बच जाती है। ठीक होने के बाद अनामिका को अपनी सारी गलतियां समझ आती हैं और उसे बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे कुसुम बहू, मेरे दोनों बेटों की गैर मौजूदगी में तुमने मेरे इलाज के लिए अपने गहने बेच दिए। और दूसरी तरफ लावण्या बहू, जिसे मैंने अपनी लाडली बहू समझा था, उसने ही मुझे अंत में अकेले छोड़ दिया और इतने अमीर होने के बाद भी मेरे इलाज के लिए पैसे भी नहीं दिए। सच कहूँ तो सही मायने में मेरी लाडली बहू तो तू ही है। आजा बहू मेरे पास। अनामिका कुसुम को अपने पास बुलाकर गले से लगाती है और जब उसके दोनों बेटों को लावण्या की इस हरकत के बारे में पता चलता है तभी उसे घर से बाहर निकाला जाता है और इस तरह अंत में पूरा परिवार सही मायनों में एक हो जाता है और अनामिका कुसुम संग एक माँ की तरह पेश आने लगती है। डिम्पी और कार्तिक की शादी होती है, लेकिन डिम्पी को अपने मायके से ही बहुत प्यार था। मायका छोड़कर ससुराल जाना है, ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शादी के बाद की पहली सुबह जब वो घोड़े बेचकर देर तक सो रही होती है, तभी उसकी सास पद्मा उसके कमरे में आकर उसके कान के पास बेलन से थाली बजाती है। अरे उठ जा रे मेरी अम्मा, उठ जा, सूरज देवता ने भी अपने दर्शन दे दिए। ओफो, क्या सासू माँ, आप बिना सुबह सुबह दिमाग की दही कर दी। ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप जल्दी से उठकर तैयार हो जा, आज तेरी पहली रसोई की रस्म भी है। अरे यार, अब तुझे रोज सुबह 6 बजे उठना होगा, वरना आज तो सिर्फ बेलन से थाली बजाई है, वरना कल से तो सीधे इस बेलन से ही तेरा सर फोड़ दूंगी मैं, समझी ना तू। डिम्पी मुंह बनाकर उठ जाती है, लेकिन डिम्पी भाग्यवान होती है क्योंकि उसका ससुराल उसके मायके के काफी करीब होता है। जब वो अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी कर रही होती है, तभी पड़ोस की निम्मू आकर उसे खिड़की में से कहती है, अरे क्या तू भी डिम्पी, तू यहाँ गर्मी में पसीने बहाकर खाना बना रही है और वहाँ तेरे मायके वाले तेरे जाने की खुशी में 5 पकवान बना रहे हैं। क्या? सबकी आज खैर नहीं। डिम्पी खिड़की से कूदकर दौड़ते हुए अपने मायके में जाती है और वहां पर जाकर वो सारा अच्छा बना हुआ खाना ठूसने लगती है। वाह वाह, क्या कचौरियां हैं, क्या मालपुए हैं, आहा, मजा ही आ गया। डिम्पी को इस तरह खाते देख उसकी माँ सुवर्णा कहती है, अरे डिम्पी बेटा, तुम्हें अभी से अपने ससुराल में तो होना चाहिए था, हैं? तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है आज। अरे यार मम्मी, खाने दो ना, बहुत भूख लगी है और मैं ये खाना खाकर एसी ऑन करके सोने वाली हूँ, क्योंकि वहां पर ना मेरी सास मुझे एसी ऑन करने पर भी ना डांट लगाती है। डिम्पी की भाभी मानवी को ये सब अच्छा नहीं लगता और बहुत गुस्सा आता है। डिम्पी, ये क्या नाटक है तुम्हारा? तुम्हें इस वक्त अपने ससुराल में होना चाहिए, ना कि मायके में। अब तुम कुंवारी नहीं रही, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अंडरस्टूड? अरे अरे भाभी, इतना क्यों गरम तवे की तरह तप रही हो आप? मेरा ससुराल पड़ोस में ही है, मैं जब चाहे यहाँ आऊंगी और जब चाहे यहाँ से जाऊंगी, आपको क्या? तभी डिम्पी को उसके पति कार्तिक का कॉल आता है। डिम्पी, कहाँ चली गई हो तुम? अरे जल्दी आ जाओ, वरना माँ आज प्रलय ला कर ही रहेंगी। ठीक है। डिम्पी अपने ससुराल में फिर से चली जाती है और वो ये एक बार नहीं बल्कि बार बार और रोजाना करने लगती है। एक दिन दोपहर के वक्त, कपड़े धोने के लिए रह गए हैं, लेकिन माँ जी तो गहरी नींद में है, चलो इसी बहाने मायके में जाकर मस्त एंजॉय करके आती हूँ। डिम्पी चुपके से अपनी सास के कमरे का दरवाजा लॉक करके चली जाती है और मायके जाकर आराम फरमाती है, जिससे उसकी भाभी मानवी का पारा हाई हो जाता है। डिम्पी,
छोटी बच्ची हो क्या? इतना सारा कचरा फैला रखा है यहाँ तुमने। तुम्हें अकल वकल है या नहीं? ओ भाभी जी, अपना वॉल्यूम ज्यादा हाई मत करो। आपका घर होने के पहले ये मेरा घर है, तो ज्यादा उड़ो मत। हाँ। लेकिन वहीं पर जब पद्मा सोकर उठती है तभी वो देखती है कि दरवाजा तो बाहर से लॉक ही है। वो दिन भर उसी कमरे में बंद रहती है। अरे डिम्पी बहू, अरे मर गई क्या? मुझे यहाँ जोरों की अरे लगी हुई है और तू दरवाजा भी नहीं खोल रही। हाय रे, अब तो लगता है बहू सीधा रात को ही आएगी। आने दो से, आज उसकी खैर नहीं। शाम में जब डिम्पी ससुराल लौटती है तभी पद्मा डंडा लेकर ही खड़ी होती है। वो उसे खूब पीटती है। उई माँ, मामा जी लग रही है। क्यों री कलमुई, बहुत पंखाए है ना तेरे। जब देखो तब बहाना मार के ये चालाकी करके अपने मायके भाग जाती है। मुझे कमरे में बंद करके चली गई है। चल, अब तुझे भी मैं ऐसे ही 10 घंटों तक एक ही कमरे में बंद करूंगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। पद्मा डिम्पल को 10 घंटों तक एक कमरे में बंद करती है और डिम्पी उस कमरे में रोने की जगह खुशी से सोती है। वेल डन माँ जी, आपने मुझे 10 घंटे कमरे में बंद करके बहुत अच्छा किया। मैं अब आराम से सो पाऊंगी। अगर मुझे आपको लॉक करके जाने की यही सजा मिलेगी तो मैं आपको रोजाना बंद करके जाया करूंगी। मजा आएगा। डिम्पी रोजाना मायके भागती और रोज उसे अपनी सास से सजा मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे डिम्पी को अपनी गलती थोड़ी सी ही सही लेकिन समझ में आ जाती है। डिम्पी गैस पर कुकर चढ़ाकर भूल जाती है और मायके जाकर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखने में मगन हो जाती है। और जब पद्मा रसोई में जाती है तभी कुकर ब्लास्ट होता है और पद्मा का चेहरा बुरी तरह जल जाता है। अरे नहीं, मेरा चेहरा, अरे 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 मर गई रे। जब डिम्पी मायके से ससुराल आती है तभी कार्तिक डिम्पी को बहुत गुस्सा करने लगता है। ये सब क्या है डिम्पी? तुम्हें मैंने और माँ ने कितनी बार समझाया, लेकिन तुम नहीं समझी। और देखो, आज तुम्हारी बेवकूफी और लापरवाही के कारण माँ की क्या हालत हो गई है। अरे देख देख, तेरी वजह से मैं माधुरी दीक्षित से काली कलूटी बन गई। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? मेरा पूरा चेहरा जल गया रे तेरी वजह से। आई एम सॉरी माँ जी, मैं कल से मायके नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। पिछली बार भी तुमने यही सेम डायलॉग मारा था और आज भी वही सेम डायलॉग कॉपी पेस्ट करके मार रही हो। नहीं, अब तो मैं तुम्हारे इस तमाशे पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाकर ही रहूंगा। कार्तिक शाम में जब घर पर लौटता है तभी उसके साथ एक औरत भी आती है और दोनों ने गले में वरमाला पहनी होती है। हाय दैया, ये क्या कार्तिक, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे होते हुए दूसरी शादी? ये भूतनी कौन है? तमीज से बात करो डिम्पी, ये कोई भूतनी वूतनी नहीं है, ये मेरी बीवी है मेघा। ये बरसोरे मेघा हो या शीला की जवानी हो, मुझे उससे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता। ओए चमक छल्लो, चल निकल यहाँ से, ये मेरा पति है। नहीं, तू निकल यहाँ से अब, क्योंकि मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसे अपने घर गृहस्थी और ससुराल की कुछ पड़ी ना हो। हाँ डिम्पी, तुम रोज उसी पल का बेसब्री से इंतजार करती हो ना कि मैं कब अपने मायके जाऊं। तो फिर लो, मैं तुम्हें पूरी तरह छूट दे रहा हूं। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके में ही जाकर रहो। खुश? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो कार्तिक, मेरी बात सुनो कार्तिक। कार्तिक कार्तिक डिम्पल को घर के बाहर निकाल देता है और डिम्पी अपने मायके में ही रहने लगती है। लेकिन जहाँ एक वक्त पर उसे रोज अपने पड़ोस के ससुराल से मायके में आने पर खुशी महसूस होती थी, वहीं अब उसे अपने ससुराल का मोल समझ आता है और मायके में घुटन होने लगती है। अब मैं क्या करूं? कैसे सब कुछ ठीक करूं? मैंने सच में बहुत गलत किया। खुद ने ही अपनी गलतियों से खुद की जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया है। अब क्या करूं? डिम्पल को अपनी गलतियों का पूरी तरह से एहसास हो चुका था। वो कार्तिक के पास जाकर रोते हुए उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो कार्तिक, माफ कीजिए माँ जी, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और मैं आप दोनों से ये वादा करती हूँ कि अब से अपनी गलतियों को फिर से नहीं दोहराऊंगी मैं। ठीक है डिम्पी, चलो रोना बंद करो। तुम ही मेरी बीवी थी और तुम ही रहोगी। फिर वो शादी? वो तो सिर्फ एक नाटक था तुम्हें अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए।
डिम्पी सुधर जाती है और अब वो अपने मायके तो जाती है, लेकिन सिर्फ तीज त्योहार या किसी खास अवसर पर ही, और वो अपनी सास संग खुशी से रहकर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। रिया एक बड़े बिजनेसमैन धनराज राठौर की बेटी होती है, लेकिन रिया को एक गरीब घराने के लड़के से प्यार होता है जिसका नाम विपुल रहता है। विपुल और रिया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रिया, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन पूरे दिल से दे रहा हूं मैं तुम्हें ये। हैप्पी बर्थडे एंड आई लव यू अ लॉट रिया। लव यू टू एंड इट्स ओके विपुल, तुमने मेरे लिए गिफ्ट लाया है और वो भी मेरे जन्मदिन पर। मुझे इससे ही खुशी मिली। अब इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इसके अंदर तुम्हारा मेरे लिए ढेर सारा प्यार भरा हुआ है। विपुल भले ही गरीब था, लेकिन वो रिया को हमेशा खुश रखता था, फिर चाहे वो खुशी किसी छोटी से छोटी चीज़ से ही क्यों ना हो। जब रिया अपने माता पिता धनराज और नीता को अपने और विपुल के रिश्ते के बारे में बताती है, तभी आर यू मैड रिया? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम उस फटीचर गरीब 2 कौड़ी के विपुल से शादी करना चाहती हो। वो कहां और तुम कहां? रिया बेटा, देखो हम इतने अमीर हैं, उस विपुल में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। फ़र्क आप दोनों की सोच में है मॉम डैड, क्योंकि आप दोनों को सब कुछ बस स्टेटस और रिचनेस के हिसाब से लगता है। आप दोनों बस बिजनेस माइंडेड हो। जो पेरेंट्स अपनी बच्ची के इमोशंस को कभी समझ नहीं पाए, वो उसके प्यार को क्या समझ पाएंगे। हाँ। रिया भावुक हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और विपुल के साथ जाकर मंदिर में शादी कर लेती है। विपुल और रिया दोनों अब विपुल के घर यानी रिया के ससुराल जाते हैं, जहाँ उसकी सास ललिता उसका स्वागत आरती और मुंह मीठा करा के करती है। रिया के ससुराल में उसकी सास ललिता, ससुर जयचंद, जेठ संग्राम और जेठानी चित्रा होते हैं। रिया, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ये देसी घी के लड्डू बनाए हैं। देवर जी बता रहे थे कि तुम्हें ये लड्डू बहुत पसंद है। वाह, यम, मुझे तो ये लड्डू बहुत पसंद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चित्रा भाभी। रिया बहू, तुम्हें यहाँ घर को ससुराल समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसे अपना ही घर समझो। चलो जल्दी जल्दी खा लो, फिर मैं तुम्हारी चंपी करूंगी। मैं बाजार जा रहा हूं, आते वक्त तुम्हारे लिए एक सुंदर सी चप्पल लेते आऊंगा। हाँ रिया बहू? ओके पापा जी और माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। जो प्यार मुझे मेरे सगे मॉम डैड नहीं दे पाए, वो मुझे यहाँ अपने ससुराल में आकर मिल रहा है। रिया का गरीब ससुराल में सभी उसे भरपूर प्यार देते। वो अपनी सास के साथ बातें करती है और छत पर पापड़ सुखाती है, आंगन में गोबर लीपती है, जेठानी के साथ नई नई डिशेस बनाकर सीखती है, अपने ससुर के साथ वो किताबें पढ़ती है। इस तरह रिया को जो खुशियां उसके अमीर मायके में कभी नहीं मिल पाई, वो उसे उसके गरीब ससुराल में मिलने लगती है। लेकिन रिया और विपुल की शादी से धीरज और नीता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो दोनों रिया को फिर से मायके बुलाने के लिए फोन कॉल तो करते हैं, लेकिन रिया उन्हें मना कर देती है। इतनी बड़ी हो गई है कि उसने अपने माँ बाप से बिना पूछे उस गरीब लड़के से शादी कर ली, वो भी मंदिर में जाकर। धनराज, हमें कुछ करना होगा, वरना हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अभी भी वक्त है हमारे पास। हमें अपनी बेटी को उस गरीब ससुराल से दूर करना होगा और उसकी शादी एक अमीर लड़के से करानी होगी, वरना हमारी रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? वो विपुल जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी का मालिक मेरा दोस्त ही है। मैं उससे कहकर विपुल को कंपनी से निकालने के लिए कह देता हूँ। जब पति के पास कुछ नहीं बचेगा, तब थक कर तो जरूर आएगी ना रिया हमारे पास। देखना तुम नीता। प्लान अच्छा है। आई होप इट वर्क्स। इट विल वर्क एंड दैट टू 100%। धनराज उस कंपनी के मालिक से कहकर विपुल को नौकरी से निकलवा लेता है। विपुल को उसका टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है, जिसे देखकर विपुल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। टेंशन मत लो विपुल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे बिना किसी रीजन के कोई एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकता है, वो भी इतने अच्छे परफॉर्मर एम्प्लॉय को? संग्राम भाई साहब, मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब किसका किया धरा है। ये सब मेरे पापा ने किया होगा। उन्हें लग रहा होगा कि मैं हार मान जाऊंगी और विपुल की नौकरी जाने के बाद मैं लौटकर उनके पास चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और ये ना सही तो कुछ और। हम हार नहीं मानेंगे विपुल, हम दोनों काम करेंगे और अपने परिवार को संभालेंगे। हाँ रिया। अगले दिन जब रिया सभी के लिए चाय बनाकर लाती है, तभी सभी को वो चाय बहुत पसंद आती है। रिया बहू, ये चाय तो वाकई में बहुत ही अच्छी बनी है।
और तो और इसे पीकर तो मेरा सिर दर्द करना झट से रुक गया। मैं तृप्त हो गई इस चाय को पीकर। थैंक यू। अच्छा, आप सभी की तारीफों को सुनकर ना मुझे एक धांसू सा आइडिया आया है। क्यों ना विपुल और मैं चाय का बिजनेस शुरू कर दें, एक चाय स्टॉल खोलकर। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। चाय स्टॉल्स वाले आजकल बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। रिया, तुमने जो भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। हाँ रिया, हम चाय का स्टॉल लगाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और इस छोटे से बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। तो फिर तय रहा, विपुल और मैं हम दोनों चाय बेचेंगे। चित्रा भाभी, आपने वो पिछले बार घर पर जो नान खटाई बिस्किट्स बनाए थे, क्या आप मुझे वो बनाना सिखा सकती हो? मैं सोच रही हूँ बाकी स्नैक्स के साथ होममेड नान खटाई बिस्किट्स भी उनको दूँ मैं चाय के साथ अपने ग्राहकों को। बिल्कुल रिया, मैं तुम्हें नान खटाई बिस्किट्स बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। थैंक यू चित्रा भाभी। रिया और विपुल दोनों भगवान का नाम लेकर अपना टी स्टॉल खोलते हैं और वहां पर रिया चाय बनाकर बेचती है और दोनों मियाँ बीवी उस चाय स्टॉल के जरिए ढेरों पैसे कमाने लगते हैं। ये देखकर धनराज और नीता का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, वो वाला प्लान काम करना मुश्किल है। हमारी बेटी जिसे हमने हमेशा से इतना नाजों से पाला, आज वो सड़क पर चाय बेच रही है। लगता है हमारी ही गलती है, हमने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। नीता, जहाँ एक तरफ रिया और विपुल का चाय का बिजनेस और बढ़ने लगता है, वहीं धनराज की कंपनी ठप पड़ जाती है और उसे बहुत सारा नुकसान हो जाता है, जिस कारण उसकी तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है। लेकिन अपने पिता के बुरे वक्त में रिया पीछे नहीं हटती और उससे मिलने के लिए वो उसके घर जाती है। तभी मुझे माफ कर दो रिया बेटा, मैं एक बहुत बुरा बाप हूँ। मुझे भी माफ कर दो बच्चा, हम दोनों अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए। हम दोनों हमेशा से ही पैसे के पीछे इतना भागते रहे कि तुम्हें पीछे छोड़ दिया और तुम्हें वो वक्त, वो प्यार दे ही नहीं पाए जिसकी तुम हकदार थी। आज वक्त पूरी तरह बदल चुका है। आज मैं गरीब हो गया हूँ और तुम अमीर हो गई हो। अब जाकर मुझे ये सीख मिली है कि जिंदगी में अमीरी और गरीबी तो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन जो इंसान अपने मन से, अपने दिल से अमीर होता है, वो सबसे ज्यादा अमीर इंसान होता है। रिया अपने मॉम डैड के गले पड़कर रोती है और आखिर में उसके मॉम डैड उसे और विपुल को स्वीकार कर ही लेते हैं और सभी खुशी से रहने लगते हैं और विपुल और रिया का चाय बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है और वो दोनों खूब तरक्की करते हैं। विवेक एक गरीब आदमी होता है जो एक कंपनी में काम करता है। उस कंपनी के मालिक रघुनाथ चौधरी की बेटी उर्वशी को विवेक से प्यार हो जाता है और वो जिद करके उससे शादी कर लेती है। विवेक अनाथ होता है और वो अपनी बहन अमृता के साथ रहता है। विवेक ने ही बचपन से अमृता को संभाला होता है। अमृता टेलरिंग करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है, लेकिन अमीर भाभी उर्वशी को अपनी गरीब ननद अमृता से नफरत होती है। ओह गॉड, अमृता भी ना बिल्कुल किसी बोझ की तरह है। विवेक और मुझे प्राइवेसी भी नहीं मिलती इसकी वजह से। विवेक तो भी मेरे साथ रहकर थोड़ा क्लासी और स्टैंडर्ड हो गया है, लेकिन ये तो एकदम गंवार और अनपढ़ टाइप से बहन जी कहीं की। हाँ। उर्वशी भाभी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। ओह, तुमने क्यों बनाई है कॉफी? मुझे कॉफी सिर्फ मेरे हाथ की ही पसंद है। तुमने इस कॉफी को भी तो चाय की तरह ही बनाया होगा। तुम जैसी अनपढ़ गवार को कॉफी बनाने आती ही कहाँ होगी। जाओ अभी यहाँ से। अमृता को बहुत बुरा लगता है। उर्वशी को अमृता का घर में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए एक दिन वो एक गुंडे को घर पर बुलाती है और वो विवेक और अमृता से कहती है, ये देखो विवेक, ये लखन है, इसकी और अमृता की शादी करा दो, दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगेगी। क्यों? अम्मू, क्या हुआ? तू इतना कांप क्यों रही है? कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है विवेक भाई। अरे मैं आपकी बहन को एकदम रानी बनाकर रखूंगा, कसम पैदा करने वाले की। भैया एक मिनट, जरा यहाँ तो आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे जो बोलना है हमारे सामने ही बोलना अमृता, इतना क्या पर्सनल? मैं और उर्वशी दीदी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, कसम पैदा करने वाले की। हाँ विवेक। लेकिन विवेक उन दोनों की बात नहीं मानता है और वो अमृता के पास जाता है। अरे बोलो अम्मू, क्या हुआ? भैया, ये लखन एक गुंडा है, ये 9 बार जेल भी जा चुका है। अभी हाल ही में ये 6 महीनों की सजा काट कर आया है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी भैया। अच्छा,
तो जो बैंक में रॉबरी हुई थी 2 साल पहले, उसमें इसी का हाथ था? हाँ भैया। कहीं ये बेवकूफ अमृता विवेक को सारा सच न बता दे। विवेक गुस्से से लखन को घर के बाहर निकाल देता है। अरे विवेक भैया, क्या हुआ? काहे घर से बाहर निकाल रहे हो? क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी तुम जैसे गुंडे के साथ नहीं करूंगा। चल निकल यहां से, वरना तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, कसम पैदा करने वाले की। लखन वहां से चला जाता है और विवेक उर्वशी को डांटता है। उर्वशी, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम ये क्या करने वाली थी? वो लखन एक बहुत बड़ा 420 था। चोर, गुंडा, मवाली, ये सारे शब्द भी उसके लिए कम हैं। सॉरी विवेक, मुझे लगा कि भाभी फिलहाल मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। एक फैशन डिजाइनर बनना मेरा सपना है। ओह नो, अच्छा मौका मिला था इसे यहाँ से भगाने का, वो भी हाथ से छूट गया। मोहल्ले में एक टेलरिंग कंपटीशन होता है जिसमें अमृता सुंदर सुंदर कपड़े कम समय में सील कर जजेस को खुश करती है और उसके ड्रेसेस बड़े बड़े मॉल के दुकानों में बेचने के लिए भेजे जाते हैं। वो उस कंपटीशन को जीत जाती है। एक मॉल का ओनर अमृता से मिलकर कहता है, अमृता जी, आपके हाथों में सच में जादू है। क्या खूबसूरत कपड़े डिजाइन और स्टिच किए हैं आपने। हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। क्या आप हमारे मॉल के क्लोथ शॉप के लिए कपड़े बनाएंगी? हम आपको अच्छे रेट्स चार्ज करेंगी, उसके आप जरा भी चिंता मत कीजिए। जी सर, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य वाली बात होगी। अमृता अब दिन रात मेहनत करके कपड़े डिजाइन करके उन्हें सीलती और बेचने भेजती। उसके कमरे को उसने अपना ऑफिस बना रखा था, लेकिन अमृता की ये तरक्की देखकर उसकी भाभी उर्वशी खूब जलने लगती है। ओफो, ये सब क्या है? ये कितने डाउन मार्केट कपड़े डिजाइन करती हो यार अमृता तुम। मुझे तो बहुत ही गरीबों वाले डिजाइन्स लगते हैं ये सारे। कपड़े तो मैं भी पहनती हूँ, एकदम हाई क्लास और डिजाइनर। भाभी, मुझे भी आपके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और रही बात मेरे कपड़े आपको ना पसंद आने की, तो एक आप ही हैं जिसे मेरे बनाए गए कपड़े पसंद नहीं हैं। बाकी इतने सारे लोगों को तो मेरे कपड़े डिज़ाइनर से भी अच्छे लगते हैं। शायद आपकी फैशन टेस्ट कुछ अजीब सी है, या फिर आपकी आंखों में ना कुछ इशू है। उर्वशी की तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो बदले में अमृता को कुछ बोल नहीं पाती। एक दिन उर्वशी चुपके से अमृता के कमरे में जाती है और उसकी सिलाई मशीन को उठाकर कहती है, अब ये सिलाई मशीन जाएगी सीधा कचरे में, और कल तक जो बड़ा ऑर्डर अमृता को देना है ना, वो उसे देने में असफल रह जाएगी, क्योंकि जब सिलाई मशीन ही नहीं रही होगी तो वो कपड़े कैसे सिलेगी। उर्वशी उस सिलाई मशीन को एक कूड़ेदान में फेंक देती है और जब बाद में अमृता अपनी सिलाई मशीन को गायब देखती है, हे भगवान, ये क्या? मेरी सिलाई मशीन कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूंगी? मुझे कल सुबह तक ऑर्डर पूरा करना है। मैंने सोचा था कि रात भर जाकर बचा हुआ सारा काम निपटा दूंगी। अमृता बहुत ही चिंतित हो जाती है। वहीं उर्वशी अपने कमरे में नया एसी लगवा लेती है। अरे अमृता, आओ तो देखो, मैंने कमरे में एसी लगवा लिया है। अब देखो, तुम्हारे भाई एसी तो खरीद नहीं पाएंगे जल्दी, इसीलिए मैंने ही खरीद दी। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? भाभी, वो मेरी सिलाई मशीन कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है। तभी अमृता की सहेली बिंदिया का फोन कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसने उर्वशी को उसकी सिलाई मशीन फेंकते हुए देखा था। भाभी, आप इतनी अमीर होकर इतना नीचे गिर सकती हैं? छी, आपने मेरी सिलाई मशीन कचरे में फेंक दी। रुकिए, मैं अभी भैया को सब बताती हूँ। तभी वहां पर विवेक आ जाता है और उर्वशी उसके सामने नाटक करना शुरू करती है और उसके सीने से लगकर रोने लगती है। देखो ना विवेक, ये अमृता मुझे कितना बुरा भला बोल रही है और मुझे इस घर से बाहर निकलने के लिए कह रही है। विवेक, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अमृता मुझसे बहुत नफरत करती है। अम्मू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे किस बात का बदला ले रही है तू अपनी भाभी से? अगर कोई इस घर से बाहर निकलेगा तो वो तू। लेकिन भैया, मेरी बात तो सुनिए भैया। विवेक अमृता को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। उर्वशी के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार वही होता है जो उसे हमेशा से चाहिए था।
बेचारी अमृता अकेली ही अपना सामान लेकर यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती है। उसका इस दुनिया में विवेक के अलावा कोई नहीं था, और अब जब विवेक ने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया, तभी वो पूरी तरह अकेली और बेसहारा हो जाती है। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो थोड़े बहुत पैसे ही हैं। मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? अमृता एक छोटे से किराए के मकान में अकेली रहने लगती है और वो एक सिलाई मशीन खरीदती है, जिससे वो अपना काम जारी रखती है। और काम कर कर के उसे फैशन इंडस्ट्री में भी ब्रेक मिल जाता है और वो एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब उर्वशी बाजार में चल रही होती है और उसके सामने से अमृता एक महंगी कार में बैठकर जाती है। ये क्या? ये अमृता तो इतनी अमीर हो गई। ये क्या? हाँ, क्या से क्या हो गया? भाभी, अगर आप उस दिन वो नाटक नहीं करती ना, तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती और अकेले रहकर जीवन में संघर्ष भी नहीं कर पाती। भैया को मेरा प्यार देना। बाय। अमृता वहां से चली जाती है और उर्वशी उसे देखती ही रह जाती है। कुमुद अपने पति इंद्रेश और छोटे बेटा बेटी मिंकू और बिट्टी के साथ रहती है। इंद्रेश और उसका बड़ा भाई अखिलेश दोनों एक ही घर में रहते हैं। अखिलेश एक बहुत अच्छी नौकरी पर होता है, वहीं इंद्रेश की नौकरी छूटे हुए 2 महीने हुए होते हैं और वो नई नौकरी ढूंढ रहा होता है, लेकिन अभी तक उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिली होती है। कुमुद की जेठानी बेला को इंद्रेश और कुमुद का उनके साथ रहना बोझ सा लगने लगता है। एक दिन की बात है जब सास फाल्गुनी अपने ससुराल से मिले हुए गहने छोटी बहू कुमुद को दे रही होती है। ये ले छुटकन बहू, ये कुछ गहने हैं। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे मिंकू और बिट्टी के स्कूल की फीस भर देना। लेकिन सासू माँ। तभी अचानक से वहां पर जेठानी बेला आ जाती है और वो फाल्गुनी के हाथों से वो गहने छीन लेती है। वाह वाह, हाँ, बहुत अच्छी तरह से मदद कर रही हो आप सासू माँ इस कुमुद महारानी को। बढ़िया है। अरे वाह, आपको अपने छोटे बेटे के बच्चों को देने के लिए सब कुछ तुरंत रेडी रहता है, और मेरे पीहू और गोलू के लिए तो आपने कभी कुछ नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है बड़की बहू, वो इंद्रेश की नौकरी नहीं है और अब मिंकू और बिट्टी के स्कूल की फीस भरनी है, तो इसीलिए छुटकन बहू और इंद्रेश बार बार अखिलेश से कैसे पैसों की मदद मांगेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं ही दे दूं। कोई जरूरत नहीं है। अरे, इसका पति 2 महीनों से बिना नौकरी के बैठा है। इन्हें और इनके बच्चों को मेरा पति संभाल रहा है। ये लोग तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने बैठे आए हैं यहाँ पे। हाँ, क्या पता सच में नौकरी नहीं मिल रही है या जानबूझकर ये सारा नाटक कर रहे हैं। दीदी, आप पैसे ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? माना कि मेरे पति के पास नौकरी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस घर के लिए बहुत कुछ किया है और अभी हमारी मजबूरी है, इसीलिए हमें जेठ जी से मदद लेनी पड़ रही है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप रोज सुबह सुबह से शाम तक यूं ही जहरीले ताने देती रहो हमें। तभी वहां पर इंद्रेश और अखिलेश आ जाते हैं। अरे, फिर इतना ही है तो अपने पति को बोलो जल्दी से नौकरी ढूंढे। जीना दुश्वार करके रख दिया है, मेरा भी और मेरे पति का भी। हाँ बेला, ये क्या बेहूदगी है? तुम कुमुद से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो तुम्हारी देवरानी है और हमारे भाई की बीवी। गला मत फाड़ो, वरना मैं अभी अगर फट गई ना तो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं हूँ। हाँ, यहाँ तो किसी को कुछ बोलना ही गुनाह है। हाँ। बेला वहां से चली जाती है। बेला ऐसे ही रोजाना इंद्रेश और कुमुद को बुरा भला बोलती रहती थी, जिससे उन दोनों को बहुत दुख होता है। एक दिन जब आंगन में पीहू, गोलू और बिट्टी मिंकू खेल रहे होते हैं, तभी गोलू, पीहू, हमें भी खेलने दो ना ये फुटबॉल। हमें भी इसके साथ खेलने का बहुत मन है। हाँ गोलू, पीहू, हमें भी खेलने दो। नहीं, मम्मी ने कहा है कि तुम दोनों को कोई भी टॉयज नहीं देने हैं। हाँ, तुम दोनों जाओ यहाँ से और हम दोनों को खेलने दो। गोलू बिट्टी को धक्का मारता है और ये देखकर मिंकू को गुस्सा आता है और वो गोलू को मारने लगता है। तेरी तो गोलू के बच्चे, तूने मेरी बहन को धक्का मारा। गोलू और मिंकू दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और इस लड़ाई में गोलू को चोट लगती है।
बच्चों की चिल्लाहट सुनकर बेला, अखिलेश, कुमुद, इंद्रेश और फाल्गुनी आंगन में आते हैं। अरे अरे अरे, हे भगवान, बिट्टी, गोलू, बच्चों तुम ठीक हो ना? कुमुद, देखा तुम्हारे इस मिंकू ने मेरे गोलू का क्या हाल किया है? लेकिन भाभी, पहले गोलू ने बिट्टी को धक्का दिया। और नहीं तो क्या। गोलू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम चारों मिल बांट कर खेला करो। अब बस बहुत हुआ। ये कुमुद और इंद्रेश के बच्चे भी इनके जैसे ही हैं, बिल्कुल एहसान फरामोश। हाँ। अरे तुम लोग जो रोज सुबह ब्रेड जैम, दिन में रोटी सब्जी, दूध दही सब हमारे पैसे का खाते हो ना, तुम्हें रहने के लिए छत भी मेरे पति की वजह से मिल रही है। लेकिन नहीं, अभी और नहीं, अभी इस घर का बंटवारा तो होकर रहेगा। जाओ, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। चलो फुटो। बड़ी बहू, अपनी हद में रहो, ये ठीक नहीं है। मैं अपनी हद में नहीं रहूंगी सासू माँ, आप भी जाइए इन लोगों के साथ, अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो। ये तुम क्या कह रही हो बेला? तुम बंटवारा क्यों चाहती हो? हाँ, क्योंकि ये जो मेरे महान देवर जी है ना, ये बूढ़े हो जाएंगे तब भी इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। इन्हें कौन संभालेगा? हमें हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य के बारे में भी सोचना है। और अखिलेश, तुम्हें अपने बच्चों की कसम, तुम इन्हें जाने से नहीं रोकोगे। हाँ। अखिलेश मजबूर हो चुका था। बेचारे कुमुद, इंद्रेश और फाल्गुनी मिंकू और बिट्टी के साथ घर छोड़कर चले जाते हैं और घर के साथ रिश्तों का भी बंटवारा हो जाता है। कुमुद और इंद्रेश अपने पास बचे हुए पैसों से एक छोटे से कमरे वाले मकान में रहने लगते हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। कुमुद पड़ोसी से 2 रोटियां और अचार मांग कर लाती है। सासू माँ, मिंकू और बिट्टी, ये लो, ये रोटी और अचार खाओ। इंद्रेश जी और मैं कुछ खा लेंगे बाद में, पड़ोस की चाची ने दिया है, बहुत अच्छी हैं वो। भगवान भला करे उसका। इंद्रेश 1 महीने तक जूते पॉलिश करके सबको संभालता है, लेकिन 1 महीने के बाद उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। एक दिन जब अखिलेश इंद्रेश को पैसे देने जाने निकलता है, तभी बेला फर्श पर तेल गिराती है, जिससे फिसलकर अखिलेश गिर पड़ता है। खबरदार जो तुमने उन लोगों की मदद की तो। लेकिन वो लोग पराये थोड़े हैं। वहां मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ है, मेरे लाडले भाई इंद्रेश की बीवी, उसके बच्चे हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बेला? तुम्हें गोलू और पीहू की कसम है, अगर तुम्हें अपने बच्चों की जान प्यारी है तो तुम वहां नहीं जाओगे, फिर चाहे वो लोग जिए या मरे। अखिलेश मजबूर था, इसीलिए वो इंद्रेश और अपनी माँ से मिल नहीं पाता। एक दिन अचानक से अखिलेश का एक बस एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, जिसके बाद बेला के ऊपर मुसीबत और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अब भावनात्मक और आर्थिक रूप से बहुत परेशानी में होती है। मैंने अखिलेश के जीते जी ही उनकी सारी जमा पूंजी अपने लालच के पीछे उड़ा दी। अब तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। मैं क्या करूंगी? कैसे संभालूंगी अपने आप को और अपने बच्चों को? घर मालिक आकर बेला और उसके बच्चों को घर से बाहर निकालता है, क्योंकि उन्हें 1 महीने से घर का किराया नहीं दिया गया होता है। बेला अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जाती है, लेकिन उसके मायके में उसकी माँ वंदना दरवाजे पर ही उसे चिल्लाती है। क्यों आई है यहाँ? अब तू निकल जा। तेरा और हमारा रिश्ता तो उसी दिन टूट चुका था जब तूने उस अखिलेश से शादी की थी और हमें भूल गई थी। हाँ। लेकिन माँ, अरे माँ मेरी बात तो सुनिए। अरे माँ। मम्मी, भूख लगी है। हाँ मम्मी। हाँ बच्चों, बस थोड़ी देर और मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। हाँ। बेला अपने बच्चों के साथ फुटपाथ पर बैठी होती है कि तभी वहां पर इंद्रेश और कुमुद आ जाते हैं और वो दोनों बेला, गोलू और पीहू को अपने नए घर ले जाते हैं। इंद्रेश और कुमुद का जीवन अब बहुत बदल चुका था और दोनों अब अच्छी नौकरी कर रहे थे। बेला को अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो कुमुद, इंद्रेश, सासू माँ और तो और बिट्टी और मिंकू, तुम दोनों भी। मैंने आप सभी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज किस्मत ने मुझे अपनी गलतियों की सजा दे दी। जिस आदमी के बलबूते मैं गुरूर करती रही, आज वो नहीं रहा। मुझे मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने दिया कुमुद और इंद्रेश। मुझे माफ कर दो। कुमुद, इंद्रेश और फाल्गुनी बेला को माफ कर देते हैं।
पूरा परिवार अखिलेश को बहुत याद करता है। बेला सुधर जाती है और सही से रहने लगती है और वो भी नौकरी करके अपने बच्चों को संभालती है। सोनपुर कहकर एक गांव में नरेश नामक एक गरीब कुम्हार रहा करता था, जो अपने हाथों से सुंदर सुंदर मटके तैयार करता और उन्हें सजाकर बाजार में जाकर बेचता। मटके ले लो मटके, सुंदर सुंदर मटके। ये ऐसे घड़े हैं जिनमें पानी इतना ठंडा और शुद्ध रहेगा कि आप हर रोग से मुक्त हो जाओगे। मटके ले लो मटके। वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर सजावट वाले मटके हैं। हमका दो दे दो। हमरे घर में जौन मटका है वो टूट गया है। हाँ, अच्छा ये लीजिए आपका मटका। अरे नरेश, जरा दो छोटे छोटे मटके तो देना। वो कांच की छोटी छोटी बिंदियों से सजाए हुए एकदम बढ़िया मटके बनाते हो यार तुम। एकदम सही कहते है ई पनवाड़ी। ई के दुकनवा में भी एक ठो ऐसन खड़ा रख दे तो हार मटका बहुत ही खराब हुई गवा है। हाँ काका, मैं मेरे पान की दुकान के लिए ही ले रहा हूँ ये। नरेश के बनाए मटकों की सभी प्रशंसा करते रहते और खूब खरीदी भी होती है। नरेश का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेले ही रहता और अकेले ही अपना पेट पालता। नरेश बहुत बड़ा पूजा पाठी होता है। वो दिन रात माता रानी का नाम जपता रहता और उनकी पूजा आराधना करता। सांझ हो गई है, चलो दिया प्रज्वलित कर देता हूँ। जय हो अम्बे मैया की। एक दिन नरेश जब अपनी रेहड़ी को चलाते हुए एक सड़क से गुजर रहा होता है, तब अचानक से एक बड़ी ट्रक सामने से आती है और वो उसकी रेहड़ी को ठोकते हुए जाती है, जिसके कारण उसके सारे मटके टूटकर बर्बाद हो जाते हैं और नरेश भी उस धक्के से नीचे गिरता है और उसके हाथ पर एक बड़ा सा विशाल पत्थर गिर जाता है। मेरा हाथ। नरेश जैसे तैसे साहस और हिम्मत जुटाकर उठता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके हाथ पर पट्टी बांधता है और कहता है, नरेश, तुम्हारे हाथ की हड्डियां तो टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हो गया है और अब तुम्हारा हाथ कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन हड्डियों को जोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी रोजी रोटी मेरे हाथों के कारण ही चलती है। मैं एक कुम्हार हूं और एक कुम्हार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके हाथ ही होते हैं। अगर वही नहीं रहे तो फिर मैं मटके कैसे बना पाऊंगा? वो तो अब मैं नहीं बता सकता नरेश। तुम कोई और नौकरी देख लो जिसमें हाथ से कोई काम ना हो। अब और कर ही क्या सकते हैं। बेचारा नरेश हताश होकर अपना फ्रैक्चर्ड हाथ लिए वहां से निकल जाता है। चलते चलते उसे रास्ते में देवी माँ का एक मंदिर दिखता है। वो उसमें जाता है और देवी माँ को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता है। हे देवी माँ, आप तो जगदम्बा हो, सृष्टि की निर्माता हो। हे पहाड़ों वाली, हे जोता वाली, हे मेहरा वाली, मेरे संकटों को दूर कर दो। ये कैसी अनहोनी आन पड़ी है मेरे जीवन में। अब मैं कैसे जीऊंगा एक टूटे हुए हाथ के साथ? बताइए माता रानी। नवरात्रि का पावन पर्व आता है और तभी पूरे गांव में जगमगाहट फैल जाती है। गांव में हर गली मोहल्ले में दुर्गा पूजा के पंडाल और गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है और नरेश भी पूरी भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करता है। आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं। मेरी माता रानी जरूर मेरी पीड़ा का मार्ग देंगी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। नरेश अपने एक हाथ से जैसे तैसे एक मटके को सजाता है और उससे घट स्थापना करता है और वो 9 दिन का व्रत भी रखता है, जिसमें वो सिर्फ लौंग के सहारे रहता है और ना तो जल धारण करता है ना ही भोजन। सुबह शाम माता रानी के आगे बैठकर उनके भक्ति गीत गाता है और एक हाथ से ही सारा काम करता है। चलो अब बाकी की पूजा पाठ तो हो गई। बस धूप और अगरबत्ती जलाकर मैं सीधे माता रानी के भोग प्रसाद की तैयारी करता हूँ। एक ही हाथ से वो शीरा भी बनाता है। उसके पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और कन्या पूजन के वक्त वो चिंता में पड़ जाता है। मेरे पास जितने भी बचे कुचे पैसे थे सब खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? कैसे बनाऊंगा कन्याओं का भोजन? कैसे करूंगा कन्या पूजन?
तभी नरेश को अपनी अलमारी में एक बक्सा मिलता है जिसमें उसने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। अरे ये पैसे तो मैंने कई साल पहले इकट्ठा कर रखे थे। चलो अच्छा है, मुसीबत के दौरान माता रानी ने मदद कर ही दी। उन पैसों से नरेश राशन लाता है और शीरा, चना और पूरी का प्रसाद बनाकर माता रानी को चढ़ाता है और 9 छोटी छोटी कन्याओं को भी खिलाता है। काका, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने एक हाथ से कैसे बनाया? हाँ नरेश चाचा, बताइए ना। बच्चियों, जब मन में भरपूर श्रद्धा और विश्वास हो तो अपने आप सारे काम हो जाते हैं, फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। नरेश कन्या पूजन करता है और उनकी कन्याओं के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और फिर इस तरह वो नवरात्रि की पूजा पूरी करता है। नवरात्रि के पूरे होते ही नरेश पूरे गांव में नौकरी की तलाश करता है। कई जगहों पर जाने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। नहीं नहीं, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। अरे तुम क्या काम करोगे अपने इस अपाहिज हाथ से? हाँ, पहले जाकर अपना हाथ ठीक कराओ और फिर अपनी बैंगन जैसी शक्ल लेकर नौकरी ढूंढो। ना जाने कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं ऐसे लोग। चलो जाओ यहां से अब। लेकिन मालिक मेरी बात तो सुनिए मालिक। वो सेठ नरेश के मुंह पर अपनी दुकान का दरवाजा बंद करता है। ऐसे ही सब लोग नरेश को उसके टूटे हुए हाथ के कारण नौकरी पर नहीं रखते। बेचारा उदास नरेश एक पेड़ की छाया में बैठकर रोता है। माता रानी, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई शानो शौकत भी नहीं मांग रहा हूँ आपसे। मुझे बस ऐसी नौकरी लगवा दो जिसमें मेरे टूटे हुए हाथ के बावजूद भी मैं सही से काम कर सकूं। कृपा कीजिए माता रानी, कृपा कीजिए, थोड़ी सी कृपा। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन नरेश को कहीं भी नौकरी नहीं लगती। सर जी मैं आपके ऑफिस में काम कर सकता हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपके यहाँ चौकीदार की जरूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अबे ओ घोंचू, अकल क्या घास चरने गई है तेरी? अरे चौकीदार का हाथ टूटा हुआ होगा तो ऐसे में कोई भी गुंडा मवाली या चोर आकर तुझे 1 मिनट में कुचल देगा। तू क्या करेगा रे नौकरी? हाँ, बेवकूफ बंदर कहीं का। सर जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए ना। मैं वादा करता हूँ कि मैं। नरेश विनती कर ही रहा होता है कि तभी अबे चल जा यहाँ से। वो अमीर आदमी नरेश को धक्का मारकर ढकेल देता है और नरेश सीधा अपने फ्रैक्चर्ड हाथ के बल गिरता है और जोरों से दर्द के मारे चीखता है। मेरा हाथ, माता रानी। नरेश के हाथ से खून बहने लगता है और उसे बहुत दर्द होता है। नरेश वहां से उठकर अपने घर के रास्ते जाता है और उसे इतना दर्द हो रहा होता है कि वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तब वो उठकर खड़ा होता है और आसपास देखता है और जब वो अपने फ्रैक्चर्ड हाथ को देखता है तब वो महसूस करता है कि उसे अब दर्द हो ही नहीं रहा। वो अपना टूटा हुआ हाथ आसानी से हिला पा रहा है और मूवमेंट कर पा रहा है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ। मुझे तो रत्ती भर का दर्द भी नहीं हो रहा है। ये तो साक्षात माता रानी की लीला है। जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सांचे दरबार की जय। नरेश तुरंत माता रानी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता है और फिर वो मटके बनाकर बेचना शुरू करता है। उसे एक बड़ा ऑर्डर भी मिलता है और एक अमीर आदमी उसे अपनी कंपनी में डिजाइनर मटके बनाने के लिए ऑफर देता है। ऐसे ही कड़ी मेहनत और परिश्रम करके नरेश सफलता की इमारत की ऊंचाई छूता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन वो तब भी माता रानी का परम भक्त रहता है और सदैव उन्हें पूजता रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।